साथियों, क्या पिस्टल और टैंकों के दम पर किसी देश की संस्कृति, उसकी अस्मिता और उसकी आजादी को हमेशा के लिए कुचला जा सकता है? चीन को लगता है बिल्कुल हां। बंदूक की नोक पर किसी भी सभ्यता की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन तिब्बत के लोगों की रगों में दौड़ती आजादी की चाह ने आज बीजिंग के हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं इसी तिब्बत के बारे में, जिसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य को लेकर चीन ने पूरी दुनिया में झूठ का एक मकड़ जाल बुन 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 रखा है। तिब्बत पर आज पूरा अवैध कब्जा किसने कर रखा है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है कम्युनिस्ट चाइना ने। यह कहानी शुरू होती है साल 1950 से, जब चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई और उसने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत पर जबरन हमला कर दिया। उस समय तिब्बत एक शांत, संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र था, जिसकी अपनी सरकार, अपनी सेना और अपनी एक अनोखी सांस्कृतिक पहचान थी। साथ चीन ने इसे शांतिपूर्ण मुक्ति का नाम दिया, लेकिन असल में यह एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता का कत्ल था। अत्याचार की प्रकाष्ठा तब पार हो गई जब साल 1959 में तिब्बत के लोगों ने चीनी दमन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए चीनी सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हजारों निर्दोष बौद्ध भिक्षुओं और नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी दोस्तों कि तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक और प्रशासनिक नेता दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भेष बदलकर गुप्त रूप से तिब्बत से भागना पड़ा। भारत ने अपनी सदियों पुरानी अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए दलाई लामा और उनके हजारों समर्थकों को शरण दी। तब से लेकर आज तक दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रही है और वहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार यानी कि सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन कर रही है। अगर हम भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, तो तिब्बत का नक्शा भारत की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ध्यान से देखिएगा इस तिब्बत के नक्शे। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, कि तिब्बत की बाउंड्री लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो यह नेपाल, भूटान और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ मिलती है। भारत का हिमाचल प्रदेश वाला इलाका, उत्तराखंड वाला इलाका, सिक्किम वाला इलाका, अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका और ऊपर उत्तर में लद्दाख तक, यह पूरी जो हमारी सीमा चीन के साथ लगती है, वह असल में चीन की नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत की बाउंड्री लाइन है। आज जो हम हर दिन समाचारों में सुनते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। चीनी सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही है। सोचिए, अगर तिब्बत आज एक आजाद मुल्क होता तो क्या ये संघर्ष कभी होते? जवाब है बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि तिब्बत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है, जिसने कभी किसी दूसरे देश की जमीन पर आंख नहीं उठाई। भारत और तिब्बत के बीच सदियों से रोटी बेटी और संस्कृति का रिश्ता रहा है। मानसरोवर की यात्रा हो या बौद्ध धर्म का आदान प्रदान, हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं था। लेकिन जब चीन ने तिब्बत को निगल लिया तो वह सीधे भारत की सीमाओं पर आकर बैठ गया। यही तिब्बत विवाद साल 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ युद्ध की सबसे बड़ी जड़ बन गया था। चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय हमारी पीठ में छुरा घोंपा जब भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कूटनीतिक रूप से सो रहे थे। जब भारत सो रहा था तब चीन अक्साई चीन जैसे हमारे बेहद रणनीतिक और बर्फीले इलाके में चुपके से एक नेशनल हाईवे यानी कि जी 219 बना रहा था, जो उसके सिजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ता था। चूंकि वह इलाका बेहद दुर्गम था और देश नया नया आजाद हुआ था, हमारी सरकार ने वहां अपनी चौकियां और सेना मजबूत नहीं की। चीन ने इसी का फायदा उठाकर अक्साई चीन पर अवैध कब्जा कर लिया ताकि वह तिब्बत पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रख सके। अगर अक्साई चीन हमारे पास होता तो चीन कभी तिब्बत के भीतर अपना इतना बड़ा सैन्य और रोड नेटवर्क स्थापित ही नहीं कर पाता। आज भी हमारी संसद में अक्साई चीन को वापस लेने की गूंज लगातार सुनाई देती है और भारत अपनी इस संप्रभु भूमि को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन ने तिब्बत की जमीन पर तो सेना के दम पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह आज तक तिब्बती लोगों के दिलों और उनके दिमागों पर मानसिक कब्जा नहीं कर पाया। वहां के लोगों के भीतर आजादी की जो चिंगारी है उसे बुझाने में चीन पूरी तरह नाकाम रहा है। आज स्थिति यह हो चुकी है कि तिब्बत के लोग चीनी कम्युनिस्ट तानाशाही से इतने तंग आ चुके हैं कि वे अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए आत्मदाह का रास्ता चुन रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के मुख्यालय के बाहर एक तिब्बती नागरिक ने खुद को आग लगा ली और यह कोई अकेली घटना नहीं है। अब तक ऐसे 160 से अधिक तिब्बती नागरिक
फ्री तिब्बत और दलाई लामा की वापसी की मांग करते हुए खुद को जिंदा जला चुके हैं। ये खुद को जिंदा जला चुके हैं। और चाइना ने जो मारे हैं वो अलग है, वो हजारों की संख्या में। कोई भी इंसान अपनी जान तब तक दांव पर नहीं लगाता जब तक कि उस पर होने वाले अत्याचार असहनीय ना हो जाएं। चीन वहां की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या संतुलन को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर मुख्य भूमि के हान चीनियों को तिब्बत में बसा रहा है, ताकि तिब्बतियों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताकि तिब्बतियों को उनकी ही धरती पर अल्पसंख्यक बनाया जा सके और चीनी सभ्यता को बढ़ाया जा सके। इंटरनेट पर जब भी तिब्बत को लेकर कोई वीडियो या जानकारी सामने आती है तो दुनिया भर से और खुद तिब्बत के नागरिकों के जो कमेंट्स आते हैं वो दिल दहला देने वाले होते हैं। लोग लिखते हैं कि तिब्बत बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि है, यह हमेशा से एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण क्षेत्र था, यूएन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कम्युनिस्ट चीन वहां एक भयानक सांस्कृतिक नरसंहार को अंजाम दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों उस खौफनाक सच की जो हालिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। साथियों, साल 2019 यानी कि जून 2019 की ताजा रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर लीक हुए वीडियो से यह साफ हो गया है कि चीन अब तिब्बत की आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से नष्ट करने की एक भयानक और सोची समझी साजिश पर काम कर रहा है। जैसे उसने पहले मुसलमानों के साथ किया था, आज वही तिब्बतियों के साथ करने वाला है। चीन वहां के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र महज 5 से 10 साल होगी, उनको उनके माता पिता से जबरन अलग कर दिया जाएगा और उन्हें सरकारी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाएगा। इन स्कूलों में बच्चों को उनके पारंपरिक तिब्बती कपड़े पहनने, अपनी मातृभाषा बोलने और बौद्ध धर्म की प्रार्थना करने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। इसकी वजह उन्हें बचपन से ही कड़ा सैन्य परीक्षण, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को उनके दिमाग में जबरदस्ती हर चीज ठूसी जाएगी। चीनी प्रोपेगेंडा तंत्र अक्सर इंटरनेट पर ऐसे वीडियो जारी करता है जिसमें छोटे बच्चे बेहद अनुशासित और ओवर ट्रेंड दिखाई देते हैं, जिसे देखकर दुनिया सोचती है कि चीन का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। लेकिन सच यह है कि यह कोई सामान्य शिक्षा नहीं है, बल्कि यह बच्चों का ब्रेन वॉश करने का एक क्रूर सैन्य अभियान है। चीन इन बच्चों की तिब्बती पहचान को पूरी तरह मिटाकर उन्हें चीनी एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के वफादार रोबोट में बदलना चाहती है। इनके पीछे चीन की एक और बेहद घटिया और रणनीतिक चाल है। चीन जानता है कि जब भी भारत के साथ सीमा पर टकराव की स्थिति बनेगी तो अत्यधिक ऊंचाई वाले इन बर्फीले इलाकों में काम करने के लिए उसके मैदानी इलाकों के चीनी सैनिक सक्षम नहीं होते, क्योंकि उन्हें माउंटेन सिकनेस होती है। इसलिए चीन इन तिब्बती युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देकर एक फ्रंटियर फोर्स, सीमावर्ती बल बना रहा है। चीन की योजना यह है कि भविष्य में जब भी भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो वह इन तिब्बती बच्चों को आगे ढाल बनाकर भारत के सामने खड़ा कर देगा, ताकि भारत के सैनिक दुविधा में पड़ जाएं और चीन की मुख्य फौज को पीछे रहकर सुरक्षा मिल सके। यानी वह तिब्बत के लोगों के खिलाफ तिब्बत के ही बच्चों का इस्तेमाल करना चाहता है और युद्ध में घोंपना चाहता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे ब्लूप्रिंट है आप सभी के सामने, जैसा चीन ने अपने उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित सिजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ अपनाया था। सिजियांग में चीन ने लाखों उइगर मुसलमानों को री एजुकेशन कैंप के नाम पर बनाए गए नजरबंदी शिविरों में डाल दिया। उनकी दाढ़ी रखने, नमाज पढ़ने और मस्जिदों में जाने पर पाबंदी लगा दी और पूरे प्रांत को डिजिटल जेल में तब्दील कर दिया, ताकि वहां का कोई भी सच दुनिया के सामने ना आ सके। पूरी दुनिया में चीन की इस हरकत पर थू-थू होने लगी। अब वही खूनी तांडव और दमनकारी नीतियां चीन तिब्बत के भीतर दोहरा रहा है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का आधार दलाई लामा की परंपरा है। बौद्ध परंपरा में दलाई लामा का पद कोई राजनीतिक पद नहीं है कि कोई भी चुनाव लड़कर जीत जाए और दलाई लामा बन जाए, बल्कि यह पुनः आध्यात्मिक और प्राचीन धार्मिक व्यवस्था है जिसमें पिछले लामा के पुनर्जन्म के आधार पर नए लामा की खोज की जाती है। वर्तमान 14वें दलाई लामा की बढ़ती उम्र को देखते हुए चीन अब इस पवित्र परंपरा में भी अपनी कम्युनिस्ट उंगलियां फंसा रहा है। चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा उसकी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चुना जाए, एक प्रायोजित या इम्प्लांटेड लामा हो जो बीजिंग के इशारों पर नाचे और तिब्बत की आजादी की मांग को हमेशा के लिए दबा दे, दफन कर दे। इसका एक बड़ा और काला उदाहरण यह है कि जब तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार उसके असली 11वें पंचेन लामा, जो दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे बड़े गुरु होते हैं, उनको चुना गया, तो चीन ने महज 6 साल के उस बच्चे को उसके परिवार समेत गायब कर दिया गया। पिछले कई दशकों से दुनिया को नहीं पता कि वह पंचेन लामा कहां है, मार दिए या जिंदा है, कुछ नहीं पता। और उनके स्थान पर चीन ने अपने एक कठपुतली पंचेन लामा को बैठा दिया है।
चीन की चाल यह है कि जब असली धार्मिक गुरु मिलेंगे ही नहीं तो दलाई लामा के पुनर्जन्म की परंपरा को आगे बढ़ाने से रोका जा सकेगा और इस तरह दोस्तों तिब्बत की आध्यात्मिक रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाएगा। लेकिन चीन यह भूल रहा है कि आज का भारत साल 1900 वाला भारत नहीं है। आज का भारत आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से एक महाशक्ति बन चुका है। चीन हमें घेरने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर कूटनीतिक चालें चलता है और भारत के अभिन्न व अविभाज्य हिस्से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से होकर अपना अरबों डॉलर का सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट गुजारता है। भारत लगातार इसका विरोध करता आया है क्योंकि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत बांग्लादेश के मोंगाल पोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, जो कभी भारत के प्रभाव में था और अब वह म्यांमार में होते हुए सीधे चीन तक एक नया आर्थिक गलियारा बना रहा है ताकि भारत को तीनों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन अब भारत ने चीन की इस दुखती रग यानी तिब्बती कार्ड को मजबूती से पकड़ लिया है। भारत का रुख अब बिल्कुल साफ और आक्रामक है। आज पीओके के भीतर जो हालात बन रहे हैं वे भारत के लिए सबसे अनुकूल है। वहां की जनता दाने दाने को तरस रही है। ना वहां बिजली है, ना पानी है, ना आटा है, ना रोजगार है, ना ही कोई मानवाधिकार। पीओके की जनता आज पाकिस्तान की निकम्मी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान गो बैक के नारे लगा रही है और भारत में शामिल होने की इच्छा जता रही है। ऐसे में यदि चीन पाकिस्तान का साथ देकर कश्मीर के मुद्दे पर उंगली उठाता है तो भारत के पास अब चुप रहने की कोई मजबूरी नहीं है। भारत अब वैश्विक मंचों और संयुक्त राष्ट्र यूएन में तिब्बत के भीतर चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार के उल्लंघन, सांस्कृतिक नरसंहार और बच्चों के जबरन सैन्यकरण के पुख्ता सबूतों को दुनिया के सामने रखेगा। भारत आज ग्लोबल साउथ विकासशील देशों का एक मजबूत नेता बनकर उभरा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दुनिया को भारत की बातें सुननी ही पड़ेंगी। साथियों, चीन की बौखलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी भारत बौद्ध धर्म से जुड़ी कोई वैश्विक कूटनीतिक बात चलाता है तो चीन के पेट में दर्द वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमारे अरुणाचल प्रदेश का त्वांग रीजन बौद्ध धर्म का एक बेहद पवित्र और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इस जगह का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखा गया था और हर साल हजारों तिब्बती बौद्ध भिक्षु वहां प्रार्थना करने आते हैं। तिब्बतियों का त्वांग से वही पवित्र रिश्ता है जो भारत के लोगों का मानसरोवर से या मुस्लिम समुदाय का मक्का मदीना से होता है। जब ये तिब्बती भारत आते हैं तो भारत और तिब्बत का सांस्कृतिक जुड़ाव और गहरा हो जाता है, जो चीन को बहुत चुभता है। इसी बौखलाहट में चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश के गांव और शहरों के नाम बदलकर उन्हें अपना बताने लगता है, लिस्ट जारी कर देता है। पूरा का पूरा अरुणाचल हमारा है, अरुणाचल का ये गांव हमारा, अरुणाचल का ये शहर हमारा, उनके नाम बदल देता है और सीमा पर गलवान या डोकलाम जैसी हिंसक झड़पें शुरू कर देता है ताकि भारत डरकर तिब्बत का मुद्दा छोड़ दे। लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिका, रूस, यूएई और सऊदी अरब जैसे बड़े और शक्तिशाली देशों के साथ अपनी कूटनीति को इस तरह से बांधा है, इस तरह से साधा है कि वे तिब्बत और पीओके के मामले में भारत के रुख का समर्थन करते हैं। आज भारत के सामने साल 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने जैसा ही एक बड़ा और ऐतिहासिक रणनीतिक अवसर बन चुका है दोस्तों। एक तरफ पीओके में पाकिस्तान विरोधी अशांति है और दूसरी तरफ तिब्बत के लोगों का चीन के खिलाफ आक्रोश। यदि आज भारत इस भू राजनीतिक समीकरण का सही समय पर फायदा उठाने से चूक जाता है तो यह हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूलों में से एक माना जाएगा। चीन और पाकिस्तान की यह जुगलबंदी अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अन्याय का घड़ा एक न एक दिन जरूर बढ़ता है और चीन का यह घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। आने वाले समय में हमें इस रणनीतिक मोर्चे से कोई बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर देखने को मिल सकती है। तो साथियों, इस पूरी जियोपॉलिटिक्स अपडेट को समझने के बाद आप सभी के लिए एक छोटा सवाल, तिब्बत की ऐतिहासिक और पारंपरिक राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपनी राय और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।